डेमोक्रेसी जिसे हम हिंदी में जनतंत्र, प्रजातंत्र या लोकतंत्र भी कहते हैं, वो क्या है? पॉलिटिकल थिंकर्स ने डेमोक्रेसी को कैसे डिफाइन किया है? डेमोक्रेसी कितनी टाइप की आती है? डेमोक्रेसी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है? कब सबको डेमोक्रेटिक राइट्स मिले? डेमोक्रेसी कितने टाइप की होती है? उसके क्या एडवांटेजेस हैं, उसके क्या डिसएडवांटेजेस है, ये सब आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर स्टडी विद मी प्रीति बोरा। तो जो भी मेरे चैनल की इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, उसे मैं बता दूं कि ये पॉलिटिकल थ्योरी का कोर्स चल रहा है, जिसमें हमने पॉलिटिकल थ्योरी क्या होती है, इक्वालिटी क्या होती है, लिबर्टी, जस्टिस, राइट, इन सब पे बेस्ड हमने काफी कॉन्सेप्ट देख लिए और हम धीरे धीरे सारे पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट कवर कर रहे हैं। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने जो टेलीग्राम है उस पे सारे नोट्स और एमसीक्यूज भी डाल दिए हैं, ताकि आपको यूजीसी नेट या पीएसआईआर ऑप्शनल के लिए कोई दिक्कत ना हो और आपके पास सारा मटेरियल अवेलेबल हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेमोक्रेसी एक ग्रीक वर्ड से आया था, डेमोस एंड क्रेटस। डेमोस का मतलब होता है पीपल यानी कि लोग, एंड क्रेटस का मतलब होता है रूल यानी कि रूल ऑफ द पीपल। और अब्राहम लिंकन ने डेमोक्रेसी को जेटिसबर्ग एड्रेस में डिफाइन किया था, जो हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। एग्जाम्पल से समझते हैं। इंडिया के केस में जितने भी लोग होते हैं जिनके पास पॉलिटिकल पावर्स होती है, उनको कौन चूज करता है? हम चूज करते हैं, यानी कि बाय द पीपल। और वो किन लोगों की सरकार होती है? लोगों की सरकार होती है जो हमारे बीच में से निकल के जाते हैं। एंड किन के लिए होती है? हमारे लिए ही होती है। तो ये होगी जनरल डेफिनेशन डेमोक्रेसी की। इंडिया में यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है और 1 पर्सन 1 वोट के हिसाब से सबको उनके राइट्स मिलते हैं इलेक्शन में, क्योंकि हमारी जो डेमोक्रेसी है दैट इज पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। और जब भी डेमोक्रेसी सेटअप होती है तो वो अथॉरिटेरियन रूल या फिर मोनार्की उसके अगेंस्ट होती है। और डेमोक्रेसी ही एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसके अंतर्गत हमारे जो राइट्स हैं एंड ऑब्लिगेशंस हैं उनको हम बेझिझक और बिना किसी रुकावट के एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि हमें भरोसा होता है कि सबको समान रूप से राइट्स मिले गए हैं। और अगर उनको कोई नहीं माने तो हमारे पास लीगल एड भी है, यानी कि हमें जस्टिस भी दिया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसके अंदर ही हम सारे जो राइट्स हैं उनको प्रॉपर्ली इंजॉय कर सकते हैं। और हमारे पास पूरी एक सपोर्ट होती है कि हमें अगर रूल्स हमारे ब्रीच हुए तो एक लीगल रेमेडी भी मिलेगी। और रोजू का भी ये मानना था कि ये जो डेमोक्रेसी है, इसी सिस्टम में हम अपनी लिबर्टीज इंजॉय कर सकते हैं। देखिए, क्लासिकल लिबर्टीज जिसमें हॉब्स और लॉग वगैरह ये बहुत बड़े प्रोपोनेंट है, वो मानते हैं कि एक तो लिबर्टीज वगैरह ये सोसाइटी में होती है, सिविलाइज सोसाइटी में होती है। और जब हम लिबर्टी का हमें इंजॉय करने का एक ही उद्देश्य होता है, एक ही बेसिस होता है कि सेल्फ डिटर्मिनेशन, की जो हमारे राइट्स है हम उनको डिटरमाइन कर सके। और डेमोक्रेसी के कंटेक्स्ट में देखें तो जैसे हमारा फेडरल सिस्टम है, हमारे स्टेट्स के पास भी डेमोक्रेटिक पावर है एंड सेंटर के पास भी डेमोक्रेटिक पावर है। तो इसके एडवांटेज ये क्या हुए कि ये नेशनल इंटीग्रेशन में हेल्प करती है और सब अपने जो नोशन है, अपनी आइडेंटिटी है, उसको प्रॉपर्ली इंजॉय कर सकते हैं। तो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो डेमोक्रेसी सबसे पहले ग्रीक्स और एथेंस की जब डिबेट होती थी तो उसमें लोग पार्टिसिपेट करते थे, और वो एग्जाम्पल था डायरेक्ट डेमोक्रेसी का। लेकिन फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जो ब्रिटेन था वो इमर्ज हुआ एज अ फर्स्ट डेमोक्रेटिक स्टेट। उसमें जो मोनार्की थी उसको रिप्लेस किया गया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से। लोअर हाउस बने जहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जाते थे। लेकिन जो वोटिंग राइट्स है वो 1832 में पहली बार मिले, जो कि मेल्स को ही मिलते थे, वो भी अपर स्ट्रेटा ऑफ मेल्स को। और वो भी रिस्ट्रिक्टेड थे प्रॉपर्टी टैक्स या फिर और भी बहुत सारे मेजर्स के बेसिस पे। लेकिन उसके बाद चार्टिस्ट मूवमेंट हुई, देन रिफॉर्म्स आए, और एंड ऑफ द 19th सेंचुरी के बाद जो 2/3 पॉपुलेशन थी उनको वोटिंग राइट्स मिल गए। लेकिन वुमेन को अभी भी वोटिंग राइट्स नहीं मिले थे। वुमेन को वोटिंग राइट्स मिले ब्रिटेन में 1929 में, मतलब इतना ज़्यादा डिले। फिर हम फ्रांस की बात करते हैं तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, वो जस्ट कैसे हुआ कि राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन दिए गए। उसके बाद वो धीरे धीरे जो मोनार्की थी वो रिप्लेस हुई रिपब्लिक से, डेमोक्रेसी में, ऐसे फेजेस में चला। 1791 में राइट टू वोट मिला। 1848 में मेल जो अडल्ट फ्रेंचाइज थी वो पूरी हो गई। लेकिन वुमेन को जो वोटिंग राइट थे वो 1946 में मिले। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यूएसए की। यूएसए का जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस 1776 के बाद काफ़ी इंप्रूवमेंट हुई। देन उनका बिल ऑफ राइट्स आया, देन फेस्ड मैनर में उनको वोटिंग राइट्स मिले। लेकिन वुमेन को और ब्लैक्स को बहुत ही लेट में जाके वोटिंग राइट्स मिले। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम इंडिया की बात करें तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन ही रहा था तो जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज थी उसको सबने यूनानिमसली सपोर्ट किया
और जैसे हमारे इंडिया में फ्रीडम आई और फर्स्ट इलेक्शन हुए, उसमें सभी को यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज मिली। पहले वोटिंग एज 21 थी, बट बाद में वो 18 कर दी गई। और मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन की वीडियोस में बताया है कि कौन सी अमेंडमेंट नंबर से और कौन से ईयर में ये चीज हुई थी, तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। तो दोस्तों, ऐसे हिस्टोरिकली हमारी डेमोक्रेसी धीरे धीरे इमर्ज हुई। लेकिन ये जो डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड हम देखते हैं, वो एकदम से तो नहीं आई ना। तो वेव्स ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन आई। जो फर्स्ट वेव आई वो आई थी कि 19 सेंचुरी यूरोप में। तो 19 सेंचुरी यूरोप में काफी यूरोपियन कंट्रीज डेमोक्रेटिक हुई। फिर सेकेंड वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन आई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो यूरोपियन कंट्रीज थी, जो स्पेशली जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज थी, वो अपनी डेमोक्रेसी सिक्योर करी उन्होंने। देन थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन के बारे में बात करें, तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, तो जो जर्मनी थी और इटली थी, उधर डेमोक्रेटाइजेशन आई। जर्मनी में पहले जर्मनी में पहले नाजिज्म था एंड इटली में फासिज्म था। और साथ ही साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद डीकॉलोनाइजेशन हुआ, और उसके बाद काफी डेमोक्रेटिक कंट्रीज निकल के आई एज अ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, और इसमें से एक थे हमारे इंडिया। बात करते हैं फोर्थ वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन की। जो फोर्थ वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन थी, वो आई हमारी जब यूएसएसआर क्लैप्स हुआ 1991 में। तो यूएसएसआर से बहुत सारी कंट्रीज निकली, और मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, कितनी कंट्रीज निकली, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और ये क्वेश्चन बहुत बार आ भी चुका है। उस समय जो वर्ल्ड दो आइडियोलॉजीज में डिवाइड हो रखा था, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के बेसिस पे, जो ईस्टर्न यूरोप एंड लैटिन अमेरिकन जो कंट्रीज थी, वो डेमोक्रेटिक हुई। तो देखिए दोस्तों, हम डेमोक्रेसी को दो पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। फर्स्ट, पर्सपेक्टिव डेमोक्रेसी, एंड सेकंड, रेट्रोस्पेक्टिव डेमोक्रेसी। पर्सपेक्टिव डेमोक्रेसी में क्या होता है कि पहले सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन होता है, पहले उनकी पार्टिसिपेशन होती है, उसके बाद डिसीजन मेकिंग होती है। जैसे इंडिया के कंटेक्स्ट में हम देखें, तो पहले हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं, और उसके बाद वो हमारे लिए लॉज बनाते हैं फर्स्ट। और सेकंड, कि कोई भी बिल आता है तो वो पब्लिक डोमेन में रखा जाता है, उसके बाद लोग चेंजेस सजेस्ट करते हैं, उस पर डिबेट होती है, डिस्कशन होती है, वो पूरे कमीशन में जाता है, एंड उसके बाद वो लॉज बन के आते हैं। और रेट्रोस्पेक्टिव की बात करें, तो पहले वो रूल्स बना देते हैं, जो लॉ है वो बना देते हैं, उसके बाद लोगों का पार्टिसिपेशन मांगते हैं। जैसे अगर एक पर्टिकुलर लॉ बन गया, उसके बाद उस डिसीजन के बेसिस पे पोलिंग हो रही है, या फिर रेफरेंडम हो रहा है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में भी रेफरेंडम होता है कि कोई डिसीजन लेने के बाद लोगों से रेफरेंडम ले लिया जाता है, और लोग फिर चूज करते हैं। देखिए, इन दोनों डेमोक्रेसी के पर्सपेक्टिव में आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ कि जो ब्रेक्सिट हुआ था, वैसे तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, और पहले लोगों से जो रेफरेंडम था वो हुआ, जो जब लोगों ने पूरा रेफरेंडम के बेसिस पे ही पूरा डिसीजन हुआ था। बट पहले लोगों से पूछ लिया गया कि ऐसे उनके जो फाइनल जो उसका रिजल्ट था, उसके बेसिस में फर्दर फिर डेलिब्रेशंस हुई, एंड देन ब्रेक्सिट फाइनली हो गया। अब हम डेमोक्रेसी को दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो हम इंट्रिंसिक वे में देख सकते हैं, एक इंस्ट्रूमेंटेलिटी के बेसिस पे। इंट्रिंसिक मतलब कि वो डेमोक्रेसी अपने आप में ही एक एंड है, यानी कि अपने आप में ही एक वो प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर सारे जो राइट्स हैं वो सब हम रियलाइज कर सकते हैं। बट इंस्ट्रूमेंटली अगर हम उसे देखें, तो डेमोक्रेसी एक मीन्स है जिसके द्वारा हम जो स्टेट आइडियल्स हैं या स्टेट गोल्स हैं, उनको हम अचीव कर सकते हैं। बात कर लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में। तो डेमोक्रेसी की बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट, ये पॉपुलर सोवरेनिटी को सपोर्ट करता है। सेकंड, वो अकाउंटेबल गवर्नमेंट हमें देते हैं। इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस, ये सारे जो लॉज है, राइट्स है, वो हम इसमें प्रॉपरली इंजॉय कर सकते हैं। वन मैन वन वोट के बेसिस पे होती है ये। कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस में सबको समान रूप से अधिकार मिलते हैं। अगर हम किसी को डेमोक्रेटिक पावर देते हैं, समझ लो स्टेट का एग्जांपल, तो उससे फेडरल सिस्टम स्ट्रांग रहता है, नेशनल इंटीग्रेशन बना रहता है, लोग अपनी आइडेंटिटी को एंजॉय कर सकते हैं, कोई किसी के पर्सनल स्टेट अफेयर्स में एनक्रोच नहीं कर सकता, सबको अपने राइट्स समान रूप से मिलते हैं, जो आइडिया ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है वो स्ट्रांग होता है, फ्रीडम ऑफ प्रेस मिलता है, लोगों की अवेयरनेस बढ़ती है। लेकिन साथ ही साथ इसके डिसएडवांटेजेस भी बहुत है। जैसे ये मेजोरिटी रूल पे बेस्ड होती है, यानी कि जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले उसकी जीत मानी जाती है, और जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो मेजोरिटी की तरफ शिफ्ट हो जाती है। इसमें माइनॉरिटी का इतना नहीं देखते। बट अगर हमारी जो वेलफेयरिस्टिक सोसाइटी है, सोशल डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, तो हम वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए, जो माइनॉरिटीज भी है, काफ़ी चीज़ें कंसीडर करते हैं। लेकिन जो जनरल डिसएडवांटेज है डेमोक्रेसी की, वो है कि आप क्वांटिटी के बेसिस पे डिसीजन लेते हो, क्वालिटी के बेसिस पे नहीं लेते। और वैसे तो डेमोक्रेसी टॉलरेशन पे डिपेंडेंट है, बट जब बात आती है डिसीजन की, तो परसुएशन, यानी कि लोगों के कंसेंट चेंज करना अपने बेसिस पे, जो अपने गोल्स हैं वही लोगों के गोल्स होने चाहिए, उनको
उनको मतलब पावर और अथॉरिटी के बेसिस पे होता है। और इसके नेगेटिव इम्पैक्ट ये भी है कि मनी और मसल पावर को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है। वोट बैंक पॉलिटिक्स खेली जाती है, जिसके अंतर्गत जो पॉपुलर डिसीजन है उन पे एम्फेसिस होता है रादर देन कि जो रियल डिसीजन होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं थ्योरीज ऑफ डेमोक्रेसी की। तो सबसे पहली थ्योरी है क्लासिकल थ्योरी। जो क्लासिकल थ्योरी है उसका मेन सेंट्रल आइडिया है कि इंडिविजुअल की लिबर्टी, यानी कि ऑटोनॉमस एक्टिव इंडिविजुअल और एक्टिव इंस्टीट्यूशन जो होंगे डेमोक्रेटिक होने चाहिए। और इन सब का बेस क्या होगा? इन सब का बेस होगा कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसके बहुत सारे सपोर्टर्स या फिर प्रोपोनेंट्स हैं, जैसे कि जॉन लॉक ने ट्रू ट्रेटाइज ऑन गवर्नमेंट में बोला, एंड मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज में इसको सपोर्ट किया है, रोजू ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ द नेशन में, इमैनुअल कैंट ने क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन एंड क्रिटिक ऑफ जजमेंट में, थॉमस जेफरसन की राइटिंग्स में, जेरेमी बेंथम ने फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट पे एंड प्रिंसिपल ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन में, जेम्स मेडिसन ने फेडरलिस्ट पेपर्स में, एलेक्सिस डी टॉक्यूवेल ने डेमोक्रेसी इन अमेरिका में, जॉन स्टुअर्ट मिल ने ऑन लिबर्टी में एंड कंसिडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, इन सब में इसको सपोर्ट किया है। तो इसके करेक्टरिस्टिक कुछ इस प्रकार से है कि जो इंडिविजुअल है वो ऑटोनॉमस है एंड वो एक्टिव है, वो अपने सारे काम कर सकता है, उसको पूरा अधिकार है कि वो अपने राइट्स एंजॉय करे। देन जो इंस्टीट्यूशन है जो एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है उनको ये राइट्स पूरे एंजॉय करने में, वो डेमोक्रेटिक होना चाहिए। और जो लॉ है उसके अंदर ही काम करना चाहिए, अनडेमोक्रेटिक काम नहीं होना चाहिए, चेक्स एंड बैलेंस होने चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, एब्सोल्यूटिज्म नहीं होना चाहिए, फेडरल गवर्नमेंट होनी चाहिए और लिबर्टी का डिफेंस होना चाहिए। अब बात करते हैं कंटेम्प्रेरी थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी की। जो कंटेम्प्रेरी थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी है वो बेसिकली इसका मेन एम्फेसिस होता है कि इश्यू ऑफ रिप्रेजेंटेशन में, यानी कि जो भी डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस हो रही है किसी भी कंट्री में, उसके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो कैसे हैं, यानी कि इलेक्शन फेयर है कि नहीं है, बाकी जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो फेयर है कि नहीं है, प्रोसीजरल जो डेमोक्रेसी है वो अचीव हो रही है कि नहीं, पार्टिसिपेटरी अचीव हो रही है कि नहीं, और सारे जो रिप्रेजेंटेशन है वो सही से सब कम्युनिटी से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सारी चीजें कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसी में हम कवर करते हैं। अब बात कर लेते हैं इलिटिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में। जो इलिटिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी है वो ये एनालाइज करता है कि जो ह्यूमन बिहेवियर है वो सोशल सेटिंग में कैसे काम करता है, एंड उसके हिसाब से ही डेमोक्रेसी इन्होंने डिफाइन की हुई है। इसके जो मेन प्रोपोनेंट है वो हैं विल्फ्रेडो पेरेटो, गैटनो मॉस्का, जोसेफ स्कम्पेटर। तो देखिए इस थ्योरी का बेसिस ये है कि जो पूरी एक कंट्री में जितनी भी पॉपुलेशन है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक तो इलिटिस्ट और दूसरा मार्क्सिस्ट। जो इलिटिस्ट होते हैं वो स्मॉल नंबर्स में होते हैं, माइनॉरिटी में, और वो इन मासेस को कंट्रोल करते हैं। एंड मासेस क्या होते हैं? जो रूल्ड किए जाते हैं इन इलिटिस्ट के द्वारा। जैसे कि हमारा जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है, जैसे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी है, वो हमें डायरेक्ट करते हैं, उनके हिसाब से हम अपनी राइट्स एंड ऑब्लिगेशन फॉलो करते हैं। तो हम मासेस हुए एंड वो इलिटिस्ट हुए इनके हिसाब से। तो विल्फ्रेडो पेरेटो ने अपनी बुक द माइंड एंड सोसाइटी में जो ये इस इलिटिस्ट थ्योरी थी इसको प्रपोज किया था ऑन द बेसिस ऑफ इलीट एंड मासेस। इसमें जो इलीट थे वो सुपीरियर होते हैं एंड मासेस जो होते हैं वो इंफीरियर होते हैं। वैसे तो गेटनो मॉस्का ने भी अपनी बुक द रूलिंग क्लास एंड रॉबर्ट मिशेल ने पॉलिटिकल पार्टीज में ये सारी चीजें पहले ही थोड़ी बताई थी, लेकिन इसको पूरी जो फ्रेमवर्क और ये दिया वो विल्फ्रेडो पेरेटो ने दिया। इनके हिसाब से जो एक कंट्री में जितनी भी पॉलिटिकल प्रोसेस है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। फर्स्ट की फॉक्सेस होते हैं, दूसरा लायंस होते हैं। लायंस जो स्ट्रेंथ के सिंबल होते हैं एंड फॉक्सेस जो इंटेलेक्ट के सिंबल होते हैं। तो किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम में जो लायंस होते हैं उनको मासेस में हम रिक्रूट करते हैं, और उनको तब तक रिक्रूट किया जाता है जब तक उनका कंट्रोल हम पे कुछ ज्यादा ही हावी ना हो जाए। जब ऐसा होने लगता है तो फॉक्सेस को रिक्रूट किया जाता है, क्योंकि वो अपने इंटेलेक्ट के बेसिस पे इनको ओवर पार कर सकते हैं, और जब लगता है कि इनको ज्यादा हो रहा है तो वो हम क्रॉस बेसिस पे करते जाते हैं, और इसको ही बोला गया है सर्कुलेशन ऑफ इलीट्स। अब बात करते हैं गैटिनो मॉस्का के। जो गैटिनो मॉस्का है वो विल्फ्रेडो पेरेटो के साथ, इन दोनों को साथ में बोला जाता है न्यू मैकियावेली। और इन्होंने जो डिफरेंशिएशन ली थी अपनी बुक द रूलिंग क्लास में, उन्होंने बोला था रूलर्स एंड द रूल्ड, और जो रूलर्स थे वो इलीट थे एंड रूल्ड थे वो मासेस थे। फिर हम बात कर लेते हैं जोसेफ स्क्रम्पेटर की। इनकी एक बुक आई थी कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी, जिसमें इन्होंने एलिटिस्ट थ्योरी को सपोर्ट किया था। इनके हिसाब से जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो दो चीजों से चलता है, एक किस हिसाब से हम लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं, और दूसरा किस हिसाब से हम उनको फर्दर ऑफिस असाइन कर रहे हैं लॉ और पॉलिसी के बेसिस पे।
देन आता है पार्टिसिपेटरी थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, जिसमें दो चीजें देखी जाती है कि फर्स्ट लोगों का पार्टिसिपेशन बेस्ड ऑन अवेयरनेस, और दूसरा कि इंस्टीट्यूशन का क्या रोल है इसमें। और इंस्टीट्यूशन को रेफर किया जाता है स्कूल ऑफ पॉलिटिकल कैपेसिटी के तौर पे। और इनके मेन प्रॉपर जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं वो हैं कैरोल पेटमैन, सीबी मैकफर्सन, पॉलेंसास। कैरोल पेटमैन ने जो आइडिया ऑफ फ्री एंड इक्वल सिटीजन है कि सब लोग फ्री हैं एंड इक्वल हैं, उसको क्रिटिसाइज किया था। उन्होंने बोला था कि ये कैसे हो सकता है जब एक कंट्री में बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन हो ऑन द बेसिस ऑफ एज, सेक्स, रिलीजन, रेस। तो इन सब के बेस अंदर ये फ्री एंड इक्वल सिटीजनशिप कैसे हो सकती है। और अगर ऐसा नहीं होगा तो पार्टिसिपेशन भी कहीं हद तक रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, एंड जब पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्ट हो जाता है तो डेमोक्रेसी उस वे में काम नहीं कर पाती। इसलिए देखिए इंडिया के केस में हमने मैक्सिमम पावर्स लोगों को मिले, उसके लिए हमने जो 73rd और 74th अमेंडमेंट की थी उससे आया था पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज। और उसके बेसिस में जो पावर्स हैं और डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेसेस है वो फर्दर लोकल लेवल तक पहुंची, और उसके हिसाब से सोशल डेवलपमेंट हुआ। तो इसका मतलब एक ही तरीका है कि आप डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं तभी आपका जो फेडरलिज्म है वो स्ट्रांग होता है एंड एक्चुअल पार्टिसिपेशन लोगों का दिखता है। क्योंकि एक्चुअल पार्टिसिपेशन आपको ग्रास रूट लोगों का ही, उनको क्या इम्पैक्ट पड़ा उस पार्टिसिपेशन के बाद, तभी उनके नोशन क्लियर होते हैं हमें। अब बात कर लेते हैं प्रोसीजरल डेमोक्रेसी की। तो प्रोसीजरल डेमोक्रेसी कंसर्न है कि जो भी प्रोसीजर है एंड प्रोसेसेस हैं वो अनफेयर नहीं हो और इक्वल हो और लॉ के बेसिस में हो, और अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी मैक्सिमम होनी चाहिए। तो जो प्रोसीजरल डेमोक्रेसी है उसको पूरा करने के लिए जो इंडिया में प्रोविजंस बनाए गए वो थे, जैसे आरटीआई बनाया गया, लोकपाल हो गई फिर, और जितनी भी जो लॉज आते हैं उनको फर्दर कमिटीज में, पार्लियामेंट्री कमिटीज, स्टैंडिंग कमिटीज जितनी है वो देखते हैं। उसके बाद हर एक लॉ की जो वैलिडिटी है वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी से क्लैश तो नहीं करी, वो चेक किया जाता है। तो ये सारे मेजर्स हैं जिनके द्वारा हमारी जो प्रोसेसेस हैं वो फ्री एंड सिक्योर हो गई। फिर फर्दर हमारे पास नेशन की सबसे बड़ी एंटी करप्शन जो एजेंसी है, सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ऐसे कई सारे हमारे पास तरीके हैं जिसके द्वारा हम अपनी गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी देख सकते हैं। तो ऐसे जो प्रोसीजरल डेमोक्रेसी है वो अचीव होती है। अब बात कर लेते हैं हम डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी की। तो देखिए जो डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी है वो डिपेंडेंट होती है डेलिब्रेशन पे। अब डेलिब्रेशन क्या है तो ये हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अब हमारे देश की आबादी आपको पता है दुनिया की सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा आबादी है, पॉपुलेशन है। तो अगर हम सबको इंक्लूड करने लग गए डिसीजन मेकिंग में, तो हमारे तो कभी डिसीजन ना तो लिए जाएंगे ना तो लॉस बनेंगे। अब इसी चक्कर में हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे, बट अगर जो उन्होंने लॉज बनाया उस पर सब लोग सहमत हैं कि नहीं है, वो कैसे इंश्योर करें। तो उसके लिए होती है डेलिब्रेशन। डेलिब्रेशन एक तरीके से एक प्रोसेस कि हमारे पास अथॉरिटी तो है ही, बट लोगों की कंसेंट हम कैसे लें। तो उसके लिए परसुएशन, उनको बोलना, उनको बताना कि अच्छा ये राइट्स है, उनकी अवेयरनेस बढ़ाना, और जो डिसीजन लिया है उसको लोगों तक पहुंचाना कि अगर ये होगा तो इसके इम्पैक्ट ये हैं, पॉजिटिव ये नेगेटिव है, इसलिए हमने ये लिया है। अगर लोगों को पसंद नहीं आता तो वो प्रोटेस्ट भी करते हैं, वो तो नेचुरल है। बट डेलिब्रेशन का जो सोल आइडिया है वो कंसेंट ऑफ द पीपल पे डिपेंडेंट है कि वो कैसे ली जाए। और इसी का अगर हम नेगेटिव साइड देखें तो जो वोट बैंक पॉलिटिक्स है वो होती है। तो ये जो डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी है ये टर्म सबसे पहले जोसेफ एम बेसेट ने कॉइन की थी 1980 में अपनी बुक डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी द मेजोरिटी प्रिंसिपल इन रिपब्लिक गवर्नमेंट में। तो इसकी प्रोसेस क्या हुई कि पहले रीजन दिया जाता है और उसके बाद डिसीजन मेकिंग होती है कि हमें लोगों को रीजन देना है और फिर हमने डिसीजन मेकिंग करनी है। फिर लोगों के जैसे रिएक्शन आते हैं उस पर हमने फर्दर करेक्शन वगैरह करनी है अपने लॉस पे। फिर फर्दर उनको बताना है कि ठीक है हमने आपकी बात मान ली। आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, डिबेट्स होती हैं, एंड फिर कॉपरेशन मिलता है, एंड देन फाइनली डिसीजन मेकिंग हो जाती है। अब बात करते हैं सोशल डेमोक्रेसी की। तो सोशल डेमोक्रेसी बेस्ड होते हैं कि सोशल वेलफेयर पे, कि जो गवर्नमेंट है उनका मेन जो फंक्शन है वो ये है कि अगर आपके रास्ते में कोई भी ऑब्स्टेकल आ रही है तो उसको हटाएं, यानी कि लोगों को लोगों के राइट्स एंजॉय करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सॉल्व करें। और उसके लिए इंडिया में क्या प्रिंसिपल है, डीपीएसपी, जो मैंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत अच्छे से मेंशन कर रखा है कि डीपीएसपी क्या होते हैं, सोशलिस्ट क्या होते हैं डीपीएसपी, एंड देन गांधीयन डीपीएसपी, लिबरल इंटेलेक्चुअल, सब बता रखा है। एफआर और डीपीएसपी में क्या डिफरेंस है वो भी बता रखा है। और अब एक नई टर्म आई है कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी। कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी क्यों? क्योंकि जैसे वर्ल्ड है इतना ग्लोबलाइज हो रहा है, तो जितने भी इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं, इंटरनेशनल लॉज होते हैं, कोवेनेंट्स होती है, ट्रीटी होती है, उनका नेशनल लॉज पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। उनकी जो डिसीजन में जो साइकोलॉजी चल रही होती है सारे ह्यूमंस की, उसका इम्पैक्ट पड़ता है।
कोई इंटरनेशनल एक लेजिस्लेशन या गवर्नमेंट तो है नहीं, लेकिन जो कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी है उसी के थ्रू हम सारी जो नेशनल गवर्नमेंट है वो अलग अलग स्फीयर में बात करती है, डिबेट करती है एंड लॉस लेके आती है। जैसे कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, यूएन, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, आईएलओ, ऐसे इनके थ्रू हमारी जो कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी है वो फुलफिल हो जाती है। तो इस लेक्चर को हम यही खत्म करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे पावर एंड अ पोर्शन ऑफ अथॉरिटी भी। तो दोस्तों आप मेरी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे और मुझे अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तभी तो मैं मोटिवेट करके और वीडियोस बनाऊंगी और भी कोर्स लेके आऊंगी। तो दोस्तों मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।